ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही एक ऐसे विषय पर बातचीत कर रहे हैं जो विषय आज दुनिया के सामने में एक बड़ा प्रश्न खड़ा होकर के हमें चुनौती दे रहा है। और वो प्रश्न है कि दुनिया में आज जो परिस्थितियां हैं उससे ऐसा लगता है कि विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। दरअसल ईरान द्वारा इजराइल को सीधा निशाना पर लिए जाने से एक महायुद्ध का खतरा सा हो गया है। ईरान और इजराइल के अंदर जिस ढंग से चल रही है, वहाँ पर पहले ईरान ने हिज़बुल्लाह जो वहाँ का आतंकी संगठन है उसको मदद की, लेकिन कभी डायरेक्ट उसमें नहीं आया। लेकिन अब उसने डायरेक्ट वो पिक्चर में आ गया है। और ख़ासकर जो नसरुल्लाह की जो मौत हुई उसके बाद उसने सीधा चुनौती दी है। अब कभी भी ईरान जो है अभी ईरान जो है या इजराइल जो है वो फिर कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि दुनिया में कोई भी देश या अधिकांश देश नहीं चाहते हैं कोई युद्ध हो, बड़ी लड़ाई हो, महायुद्ध हो, लेकिन जो परिस्थितियां होंगी उसमें अभी कहना मुश्किल है। ईरान ने कहा कि लेबनान में जब से इजराइल ने हमला किया या लेबनान में अत्याचार किया, उसके बाद उसने एक बदले की भावना से 180 मिसाइल दागी वहाँ पर। और अब चूंकि वो हमला कर चुका है इसलिए अब उसने अपना हिसाब सलट लिया। इसका मतलब कि फर्दर रक्षात्मक हिसाब से उसका कहना है कि हम रक्षात्मक हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि अब इजराइल वो भी एक ताकत है, उसके पास वर्ल्ड की बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी भी है और अपनी भी खुद ताकत है। हालांकि वो पुराना देश नहीं है, नया देश है। तो इजराइल कभी भी वापस हमला कर सकता है। और इजराइल के पीछे में अमेरिका है, ईरान के पीछे भी कई देश हैं जिसमें चीन भी शामिल हैं। तो आज कहीं भी कुछ होता है तो ये दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो भी आ जाएंगी और ऐसी स्थिति में रोकना मुश्किल होगा। हालांकि पूरी चेष्टा चल रही है कि ये युद्ध सीधा न हो और कम से कम विश्व युद्ध का रूप न ले। लेकिन अभी ऐसा कोई बहुत गंभीर प्रयास नहीं किया गया है किसी भी तरफ से कि इनको रोका जा सके। अगर ऐसा विश्व युद्ध होता है तो सब इसकी तबाही निश्चित है, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर पावर सबके पास में है, बड़े बड़े परमाणु बम हैं, तो वो मानवता के एकदम नष्ट कर सकते हैं। इसलिए आज की हम बहस में इस बात की चर्चा तो करेंगे कि आज महायुद्ध का जो खतरा क्यों है, और साथ साथ हम ये भी बातचीत करेंगे इस महायुद्ध की आशंका को कैसे टाला जा सकता है। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में कुछ विशेषज्ञों को बुलाया है जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को जानते हैं, खासकर इजराइल ईरान में जो चल रहा है इसको जानते हैं। वो मध्य एशिया में जो अभी युद्ध के बादल छा रहे हैं उसके बारे में उनको जानकारी है। हमारे स्टूडियो में हाजिर हैं डॉक्टर नम्रता कोठारी, ये पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर है साउथ कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज में। उनके पास ही बैठे हैं पुराने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार श्री संतन पांडे जी, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में रहे हुए हैं बहुत वर्षों तक। उनके पास ही बैठे हैं डॉक्टर ललित कुमार झा, ये लाल बाबा कॉलेज के प्रोफेसर हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। आइए हम अपनी बात की शुरुआत डॉक्टर नम्रता कोठारी से करते हैं। डॉक्टर कोठारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक छोटी सी भूमिका बताई कि कैसे ये इजराइल और ईरान का जो है आपस में एक दूसरे के सामने आ गए हैं और उनके पीछे कई देश हैं। इसलिए इनमें कोई भी युद्ध होता है और ऐसा लगता है कि इजराइल अपनी रक्षा के लिए क्योंकि उसने ईरान ने उस पर युद्ध थोपा है तो वो भी कुछ कर सकता है और बड़ी लड़ाई हो सकती है। किसी भी दिन आशंका हो सकती है कि बड़ा युद्ध का रूप धारण कर ले। आपके हिसाब से ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, क्यों हुई है, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। और हमारा हालांकि मीडिया हमारी कोई डायरेक्ट भूमिका नहीं है, कैसे इस विश्व युद्ध की आशंका को टाला जा सकता है। डॉक्टर नम्रता कोठारी। ये जो मसला है कुछ नया मसला नहीं है, काफ़ी सालों से चल रहा है। 2006 के बाद से ये ठंडा पड़ गया था, पर फिर से जब से
ईरान ने इज़राइल पे अटैक किया 2023 7 अक्टूबर से, तब से ये वापस फ्लेयर अप किया, जिस कारण से हम लोग देख रहे हैं उसको रिटेलिएट करने के लिए इज़राइल ने भी स्टेप लिया और इज़राइल ने भी बॉम्बार्डिंग शुरू किया, जहाँ पर हजारों के संख्या में लोग मारे गए और डिस्प्लेस्ड हुए। तो ये तो इस जो नए तरीके से जो ये समस्या चालू हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इज़राइल, इसका जो भूमिका यहाँ से चालू हुआ इस नए सिरे से। पर मुझे लगता है जहाँ तक विश्व युद्ध की बातें कर रहे हैं सब लोग, मुझे नहीं लगता कि वो इमीडिएट अभी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर विश्व युद्ध हुआ तो सभी अभी न्यूक्लियर पावरफुल है, कोई भी देश नहीं बचेगा। हाँ, ये बात बहुत जन बोल रहे हैं क्योंकि यूएसए इज़राइल को बैक कर रहा है, तो हो सकता है कि इज़राइल ऐसे भी पावरफुल स्टेट है वेस्ट एशिया में, क्योंकि उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनेशन बहुत पावरफुल है, तो वो एक आशंका पैदा हो रहा है। पर ऐसा कुछ होना नियर फ्यूचर में मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूएन असेंबली में भी यूएस ने इज़राइल को बैकअप किया, जहाँ पर 152 अगेंस्ट उसके वॉर के अगेंस्ट में वेटो पड़ने के बाद भी अमेरिका ने इज़राइल को सपोर्ट दिया और अपना वेटो पावर यूज़ करके इज़राइल को सपोर्ट किया। तो बहुत जन सोचें क्योंकि अमेरिका बैक कर रहा है इज़राइल को तो हो सकता है कि ये एक विश्व युद्ध में परिणत हो, पर ऐसा नहीं है। कई कंट्रीज़ हैं जो नहीं चाहते हैं विश्व युद्ध हो और उन लोग उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन अमेरिका में भी हम लोग जानते हैं जो कुछ पार्टीज़ है, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के कुछ लोग भी, राइट विंग लोग के पार्टी भी इसके विरुद्ध में अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट द ईजी थिंग टू डू। पर हम लोग एक चीज देखते हैं कि जहां पर हम लोग बोलते हैं सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, विडंबना देखिए, इज़राइल हम लोग बोलते हैं कि ये मुस्लिम कंट्रीज में इट वन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। यूनाइटेड स्टेट्स हम लोग जानते हैं इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया भी जानते हैं इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये सब होने के बावजूद भी इज़राइल इस तरह का इनह्यूमैनिटेरियन अप्रोच में विश्वास करता है, या बोल सकते हैं वो ऑलरेडी कर चुका है और जो सपोर्ट उसको मिल रहा है। अमेरिका जहां हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री बोल रहे हैं, वो इतने जो लोग मारे गए हैं उसके बावजूद भी इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है। और इंडिया का हम लोग बोल सकते हैं इसके दो वजह हो सकते हैं। एक, क्योंकि इंडिया का इज़राइल के साथ रिलेशन अच्छा है, और सेकेंडली क्योंकि इंडिया हिंदुत्व का जो फिलॉसफी फॉलो कर रहा है और इज़राइल है एंटी मुस्लिम स्टेट, तो इस कारण से भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो हम लोग खाली ये देख के अभी तुरंत निर्णय नहीं ले सकते हैं कि ये विश्व युद्ध में परिणत होगा, पर हाँ डेफिनेटली इसका इफेक्ट वर्ल्ड वाइड होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं स्टॉक मार्केट घट गया है, ऑयल प्राइजेस बढ़ गई है, तो ये एक इकोनॉमिक इफेक्ट तो होगा। और जहाँ पर चाइना सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टाइन को, नॉट इज़राइल, तो अगर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के इससे देखें तो मुझे अभी इमीडिएट नहीं लग रहा है कि विश्व युद्ध की कोई संभावना है। डेफिनेटली ये एक रीजनल वॉर है, जो बिग रीजनल वॉर है, बट कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इमीडिएट वॉर हो। अभी डॉक्टर नम्रता कुठारी जी ने कहा कि इमीडिएट हमको ऐसा नहीं लगता कि कोई विश्व युद्ध होने वाला है, हालांकि एक खतरा बना हुआ है। उन्होंने बात बताई कि आज इजराइल के पीछे में अमेरिका है, और लेकिन वहाँ भी एक राइट विंग पार्टियाँ हैं जो नहीं चाहती कि विश्व युद्ध हो, और 152 देशों ने विरुद्ध किया विश्व युद्ध के, उसके बावजूद वीटो दिया अमेरिका ने, इसलिए वो दूसरी संभावना भी लग सकती है। तो डेमोक्रेटिक पार्टियाँ जो हैं वो नहीं चाहती कि युद्ध हो, और लेकिन युद्ध का एक वातावरण शुरू हो गया, भारत में उसका असर भी शुरू हो गया है। स्टॉक मार्केट बहुत भयंकर रूप से फॉल हुआ, उसके वजह से हमको इकोनॉमिक बहुत बड़ा लॉस हुआ, और फ़लस्तीन को, इजराइल जो है फ़लस्तीन को भी सपोर्ट किया जा रहा है, कई कंट्री कर रहे हैं सपोर्ट, चाइना कर रहा है सपोर्ट फ़लस्तीन को, डायरेक्टली ईरान को नहीं कर रहा है, फ़लस्तीन को कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है, इन सब के बावजूद लग रहा है कि बहुत बड़ी संभावना ऐसी है कि शायद इमीडिएटली युद्ध नहीं हो, हालांकि सबने अपनी अपनी गोटियाँ बिछा रखी हैं। खतरा जरूर है, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं है। ये एक राहत की बात उन्होंने बताई। तो आइए, हमने डॉक्टर नम्रता पांडे से बात की। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे एक वरिष्ठ पत्रकार संतर पांडे जी से।
जो कई वर्षों से पत्रकारिता में हैं, शायद सबसे पुराने हिंदी पत्रकार हैं कलकत्ते के। सदन पांडे जी, आपका स्वागत है बहुत। एक पत्रकार के रूप में आपको क्या लगता है कि अभी जो एक विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है इजराइल ईरान को लेकर के, जो कई दिनों से चल रहा है मामला, जैसे नम्रता जी ने बताया कि आज का मामला नहीं है, पुराना मामला है, आपको क्या लगता है? निहोर जी, बहुत पहले की कविता है कि महासमर के मेघ घिर रहे, थरथर कांप रहा जग भय से, डगमग डगमग डोल रही दुनिया दानव के एटम बम से। बहुत पुरानी कविता है। वो जो कवि है वो तो भविष्य देखता है, और जहाँ तक संघर्ष की बात है, कब तिल का ताड़ बन जाएगा कोई नहीं कह सकता। जो वहाँ पे स्फुलिंग है वो कब धकेगी और मैंने उसमें लहक उठेगी, ये तो काल भी इसकी सही जवाब नहीं दे सकता। पर जो परिस्थितियां हैं वो प्रतिकूल हैं, जो शांति है वो विघ्नित है। कैसे है, अब समझ लीजिए कि रूस और यूक्रेन में एक लंबा युद्ध चल रहा है और अभी तक उसकी निष्पत्ति नहीं हुई है। और हम लोग के खुद लद्दाख में चीन की घुसपैठ है और चीन आंखें तरेर रहा है, और जो हमारी सरकार है वो एक तरह से मैं कहूँगा देख के भी नहीं देख रही है। परंतु सबसे बड़ा जो सवाल है कि जो इस्राइल का अस्तित्व है वो कैसे हुआ, ये एक बहुत ही मूलभूत प्रश्न है। जो इस्लामिक देश हैं वो इस्राइल को, उसके अस्तित्व को ही नकारते हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस्राइल को वहाँ पे जगह दी थी, और जब जगह दी थी तो उसका 60% से अधिक वहाँ पे वो रेगिस्तान ही था। उस रेगिस्तान को इस्राइल ने उसे उपजाऊ बनाया। वहाँ पे हरियाली का जो वातावरण है और तमाम जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उनमें आमूलचूल परिवर्तन किया। और जो इस्राइल जो है वो वहाँ पे आँख की किरकिरी है तमाम इस्लामिक देशों के लिए, और वो इस्राइल को मिटाने के लिए, उसके नेस्तनाबूद करने के लिए वो सब एकजुट हैं। इसे और खासकर आयतुल्लाह खोमेनी ने तमाम इस्लामिक देशों से अपील की, जिनकी संख्या 50 से भी ज़्यादा है, कि वो एकजुट हो जाएं और इस्राइल के खिलाफ हल्ला बोलें। तो इस तरह से देखा जाए तो एक अकेला सब पे भारी पड़ रहा है। और जो हमास है, हमास वो तमाम जो हिजबुल्लाह के जो मन में रॉकेट्स हैं उनकी वो सुरक्षा करता है, और वो एक मैं कहूँगा अतिवादी संगठन है। तो ये कहना कि इस्राइल बिल्कुल गलत है, ये मैं इसे समीचीन नहीं मानता। ये जरूर है कि वो आक्रांत है, परंतु यही भी बात है कि वो अपने अस्तित्व के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है, और ये लड़ाई जो है ये कई सालों से चल रही है ये लड़ाई। और जहाँ तक तकनीकी सवाल है, तकनीकी सवाल से जो इस्राइल है, जहाँ जो उसका जो सुरक्षा जो तंत्र है वो बहुत मजबूत है, और उसमें सेंध लगाने के लिए ईरान ने बहुत कोशिश की और आंशिक रूप से सफल भी हुआ है। तो इस संदर्भ से ये जो लड़ाई है, मैं समझता हूँ कि ये जल्दी समाप्त नहीं होने वाली है। और जहाँ तक राष्ट्रसंघ की भूमिका है, पहले राष्ट्रसंघ की भूमिका होती थी कि कहीं भी कुछ हो तो सिक्योरिटी काउंसिल जो सुरक्षा पर
परिषद है वो हरकत में आ जाती थी, पर यहाँ तो वहाँ भी जो निष्क्रिय है और वहाँ तक इन लोगों ने उसको पर्सन नॉन ग्राटा करार दिया है, सेक्रेटरी जो जनरल जो वहाँ के ये हैं। तो इस तरह से जो परिस्थितियाँ हैं काफ़ी उलझी हुई हैं और इसका तुरंत जो हल है ये मुझे नहीं दिख रहा है, ये दिल का तार बनेगा। संतन पांडे जी ने कहा कि जब इजराइल को जब एक ज़मीन मिली वहाँ पर यूनाइटेड नेशन की से, उस वक्त 70% वो मरुभूमि थी वो, लेकिन इजराइल वालों ने मेहनत करके और उसको बनाया, उपजाऊ बनाया और काफ़ी उन्होंने मेहनत की। मेहनती लोग हैं वो लोग, काफ़ी एक एंटरप्राइजिंग लोग हैं इजराइल के लोग, जो है ना एंटरप्राइजिंग लोग हैं। आज अमेरिका में भी जितने बड़े बड़े लोग हैं सब वहीं यहूदी इजराइल के लोग हैं वहाँ पर। उनका खुमैनी ने अभी सब नमाज के बाद में सब देशों को अपील किया कि सब एकजुट हो जाए, सारे मुसलमान कंट्री एकजुट हो जाए। तो ऐसा लगता है कि शायद कोई बड़ा वो कोई जवाबी हमला वगैरह या कुछ और वो तैयार हैं उसके लिए। और इजराइल जो आक्रांत है, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि भले विश्व युद्ध न हो लेकिन लड़ाई जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी जो निराशाजनक भूमिका, जैसे उन्होंने बताया, यूनाइटेड नेशंस की है, जो कोई टाइम में कहीं लड़ाई होती थी, छोटी मोटी लड़ाई भी होती थी, यूनाइटेड नेशन में पीस फोर्स भेजता था, हरकत में आ जाता था। लेकिन इस बार ऐसा लगता नहीं कि यूनाइटेड नेशन नाम का इतना बड़ा संगठन है, इसका अस्तित्व भी हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो ये बातें, कई बातें उन्होंने बताई हमको संतन पांडे जी ने। इस प्रकार हमने नम्रता जी से बात की, जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं, संतन पांडे जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात की। अब हम अपने अन्य प्रतिभागियों से बात करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं विश्व युद्ध का खतरा। और अभी ब्रेक में जाने से पहले वरिष्ठ पत्रकार संतन पांडे जी ने और उसके पहले डॉक्टर नम्रता कोठारी जी ने जो इजराइल ईरान को लेकर के जो एक विश्व युद्ध की आशंका है लोगों के दिमाग में, उसकी स्थिति परिस्थितियों पर एक विवेचना प्रस्तुत की हमारे सामने में। संतन पांडे जी ने जैसा कहा कि स्थितियाँ अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब स्थितियाँ हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड पावर हो जाएगा। न्यूक्लियर सब स्टेट हैं, जानते हैं आज कहीं कुछ हो गया तो पूरी तबाह हो जाएगा। लेकिन कई बार एट द हीट ऑफ मोमेंट बटन दब जाए, क्या हो जाए कुछ कहना मुश्किल है। क्योंकि सब चीज़ अचानक, जैसे जब पैलेस्टाइन ने इजराइल पर हमला किया, अचानक हमला किया, कोई किसी को आशंका नहीं थी हमला कर देगा, जबकि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एजेंसी मानी जाती है, लेकिन उनको पता ही नहीं लगा और हमला करके चले गए। इसी प्रकार और भी, जैसे इन्होंने ईरान ने 180 रॉकेट अभी तक दाग दिए हैं, अब उसके बदले में वो भी कार्रवाई कर सकता है, कुछ भी हो सकता है कहने का अर्थ है। आइए अब हम बात करते हैं डॉक्टर ललित कुमार झा जी से, जो लाल बाबा कॉलेज के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर झा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं भूमिका या बताऊँ तो वही शब्द माने समय की बर्बादी होगी। मैं सीधा आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जैसे पांडे जी ने कहा, इसके पहले नम्रता कोठारी जी ने कहा कि स्थितियाँ बहुत ख़राब है, बहुत अच्छी, और लगता आने वाले दिन में और बढ़ेगी एस्केलेशन। भाई वर्ल्ड वार हो या न हो एस्केलेशन, लेकिन वर्ल्ड वार न भी होती और युद्ध चलता रहता है, जैसे रशिया में और यूक्रेन में चल रहा है। आज कितने माने 1 साल से 1.5 साल ज़्यादा हो गया, कितनी तबाही होती है। तो आज अगर वहाँ होता है तो आखिर ह्यूमैनिटी ख़त्म होती है और इंडिया पर असर पड़ता है। आज स्टॉक एक्सचेंज के 1700 पॉइंट गिरा, कितने लाख करोड़ रुपए चले गए, इन्वेस्टमेंट लोग उनका ख़त्म हो गया। आज पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो हर व्यक्ति इफेक्टेड होगा, खासकर जो गरीब है या निम्न मध्यम, उनका ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो क्या लगता है आपको, क्या स्थिति परिस्थिति है डॉक्टर झा आपके हिसाब से? जहाँ तक मेरा मानना है, तीसरा विश्व युद्ध होगा, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के कुछ दिन बाद से ही ये बात शुरू हो गई थी। और जब से
मुझे थोड़ा ज्ञान हुआ है, तब से मैं देख रहा हूं कि दुनिया के कोई ना कोई देश हर समय आपस में लड़ ही रहे। थोड़ा सा मैं उस इजराइल और फिलिस्तीन पे आने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि विश्व युद्ध के संभावित कारण हमें लगते क्यों हैं, या विश्व युद्ध किस स्थिति में होता है। दुनिया के जो बड़े पावर हैं जब दो ध्रुवों में बंटते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ कि अमेरिका, जापान, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ये तमाम सारे देश इकट्ठे हो गए और लड़ाई हुई। और इसमें देखिए लगभग जहां तक आंकड़ा है 16 मिलियन लोग मारे गए थे। तो जब तक अब जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई है। अब कोई भी देश 16 मिलियन फर्स्ट वॉर में, 16 मिलियन फर्स्ट वॉर में, और लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 50 मिलियन लोग मारे गए, 5 करोड़ के आसपास। तो और अब जो विश्व युद्ध अगर छिड़ता है कभी, तो दुनिया साफ हो जाएगा। तो अब एक चीज हमें क्या ध्यान रखना है, 3-4 कारण है। एक है आर्थिक असमानता, दुनिया के जो देश हैं वो आर्थिक रूप से असामान्य है। दूसरी बात कि कुछ जो बड़े देश हैं उनकी नीति विस्तारवादी है, वो एक्सपेंड करना चाहते हैं खुद को व्यापार की दृष्टि से, या वर्चस्व की लड़ाई है, और अपने आप को स्थापित करने के लिए कुछ देश छद्म युद्ध लड़ते हैं, जिसे कहा जाता है कि आतंकवाद को प्रश्रय दिया जाता है। और अगर हम इस दृष्टि से आ जाएं इसमें, मेरे कहने का मतलब यह है कि लगभग 107 वर्ष पुराना मामला है। 1917 से ये मामला चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का। 1948 में जब इजराइल आजाद हुआ, उसके बाद से हम देखें तो कई सारे संगठन छद्म रूप से इजराइल से लड़ने के लिए खड़े किए गए, जिसमें हमास है, हिजबुल्लाह है, हुती है, और इसको प्रच्छन्न रूप से जो ईरान है, ये कहा जाता है कि हिजबुल्लाह अलग से कोई ऑर्गन, ये ईरान का ही संगठन है। और लेबनान में ये राजनीतिक संगठन भी है, ये अपने आप को सामाजिक संगठन भी कहता है, ये शिया मुसलमानों के लिए बहुत सारे सोशल काम भी करता है। लेकिन मूल रूप से अब देखिए, कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 में जो घटना हुई ये अचानक हुई। अचानक नहीं हुई, उसके पहले हमास ने अपने आप को फुल प्रूफ बंकर में प्रोटेक्ट किया, बंकर में उसने हथियारों को जमा किया, उसके बाद 7 अक्टूबर को आक्रमण हुआ, और एक जमीनी स्तर पर भी हुआ, रॉकेट से भी हुआ। और ये जो रिटेलिएशन था इजराइल का कि उसके बाद हम गाजा पट्टी पर आक्रमण करेंगे और खत्म करेंगे, ये वहां से शुरू है। और वहां से शुरू होने के बाद ये लड़ाइयां चल रही हैं कि वो कह रहा है कि जब तक हम हमास को पूरा खत्म नहीं कर देंगे तब तक जो है वो ये युद्ध चलेगा। बीच में इस्माइल हानिया मर गए, फिर हिजबुल्लाह सामने आ गया, अब हसन नजरुल्लाह मर गए। उसके बाद इनके जो रिसेंट 2-3 दिन 4 दिन पहले हसन नसरुल्लाह के जो उत्तराधिकारी थे हासिम सैफुद्दीन, उनको भी मार दिया गया। और उसके बाद ईरान का रिटेलिएशन है, सीधे सीधे जो ईरान छद्म रूप से हिजबुल्लाह, हुती और इसके माध्यम से लड़ रहा था, वो ईरान अब सीधे सीधे युद्ध में आ गया है। तो जब तक ये मामला इजराइल माने क्षेत्रीय है, या अब एक चीज, 2 चीज और हमें समझनी है कि केवल इस युद्ध को हमें नहीं देखना है, रशिया और यूक्रेन को भी देखना है। रशिया और यूक्रेन को इसलिए देखना है कि वहां भी ईरान रूस की सहायता कर रहा है। यूक्रेन बैटल ग्राउंड है, लड़ रहे हैं अमेरिका और 32 नाटो देश। तो दूसरे ढंग से अगर हम देखें तो ऑलरेडी, अगर इस ढंग से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ऑलरेडी विश्व युद्ध हो रहा है, क्योंकि 32 देश अमेरिका के साथ है। अच्छा, इधर जो है वो ईरान
को आप देख लीजिए, ईरान रूस के साथ भी दे रहा है। यूक्रेन पे जो अटैक हुए उसमें ईरान रूस के साथ, ईरान जो है वो हथियार सप्लाई कर रहा था, तो ईरान वहां भी इन्वॉल्व है। इधर नॉर्थ कोरिया हमेशा अमेरिका को धमकी दे रहा है कि हम अब आक्रमण करेंगे, तब आक्रमण करेंगे। साउथ कोरिया में ये जो कुछ दिनों पहले उन्होंने जो प्रदर्शन किया, शो किया, रोड शो, उसमें जो हथियार प्रदर्शित किए गए, उसके बाद किम जोंग सामने आ गए कि हम जो है वो साउथ कोरिया को खत्म कर देंगे मेरे ऊपर अगर कुछ हुआ तो ये तमाम सारी चीजें चल रही हैं, वो चलती रहेंगी। लेकिन युद्ध का विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि और इतने सारे एटॉमिक वेपन्स जमा किए गए हैं, इसलिए कि विश्व युद्ध अगर होगा तो हमारे ऊपर हमारा एटॉम बम देख के जो है, हमारा एटॉम बम देख के हमको कोई कुछ ना कहे, हमको बचा लिया जाए, हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं करे, हमसे डरे। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि विश्व युद्ध का खतरा है ना, माने बड़े आक्रमण के लिहाज से। वैसे तो ये विश्व युद्ध चल रहा है। डॉक्टर ललित कुमार झा ने कई चीज़ें बड़ी स्पष्ट बताई है, कई चीज़ों को क्लियर किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध किस स्थिति परिस्थिति में होता है, उनको उसकी बेसिक जानकारी उन्होंने दी कि जब दुनिया के दो पावर आमने सामने हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो विश्व युद्ध होता है। इस स्थिति में यहाँ पर भी एक करीब करीब ऐसी स्थिति है। आज इजराइल के साथ अमेरिका है, ईरान के साथ चाइना भी है, कोरिया भी है, ये सब न्यूक्लियर पावर्स है। ये पुराना मामला, वैसे 160 वर्ष पुराना मामला है ये उनका। और विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि हर देश अपने शक्ति दिखा रहा है कि अगर कुछ हुआ तो देखो हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, एक दूसरे को देख करके। इसलिए चाहते हैं कि शक्ति के बीच में द्वंद्व होगा तो सब नष्ट हो जाएंगे, इस डर से युद्ध शायद न हो, ये उनका कहना है डॉक्टर झा का। इसलिए हमको उम्मीद करनी चाहिए, शायद ये विशफुल थिंकिंग नहीं है, कुछ और भी है, कि शायद एक दूसरे की ताकत देखकर दोनों ब्लॉक के पास इतना पावर है कि वो मानवता को ख़त्म कर सकते हैं, दोनों पावर कर सकते हैं। इसलिए चूंकि जब दोनों शक्तिशाली हैं इसलिए लड़ाई नहीं होती, ऐसा एक थ्योरी बताई जाती है। आइए हम इसी बात पर बात करते हैं शायरा शालीम से। शायरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बिना किसी भूमिका के मैं सीधा आपसे ये पूछूंगा कि ये जो एक महायुद्ध नहीं होगा या महायुद्ध का खतरा जो हुआ है, ये किस परिस्थिति में है, क्यों हम लोग चिंता कर रहे हैं, भारत की क्यों चिंता विशेष रूप से है, और आपको क्या लगता है निकट भविष्य में क्या हो सकता है? शायरा जी। बहुत बहुत नमस्कार सारे ताज़ा टीवी के दर्शकों को। सबसे पहले नेवर जी, आपका मैं धन्यवाद शुक्रिया करती हूँ कि आपने इतने अहम टॉपिक पे यहाँ पे मुझे बुलाया ताकि मैं अपनी राय पेश कर सकूँ। तो अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का जो मामला है, जो युद्ध जो चल रहा है वो तीसरे साल में आ चुका है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को एक बाकी जो देश हैं उनको भी थोड़ी चिंता करनी पड़ी कि भारत किसकी तरफ जो है अपना सहयोग देगा, रशिया की तरफ देगा, यूक्रेन देगा, क्योंकि एक इतिहास रहा है रशिया के साथ। अब 80s के साथ गोरबाचोव का देख लीजिए, हमेशा इंडिया और रशिया एक बहुत मजबूत साथी रहे हैं। लेकिन अभी आप देखें नीतियों में कुछ बदलाव आया है कि जबकि झुकाव अभी यूक्रेन की तरफ हमने जो देखने को मिला यूक्रेन की तरफ है। अब मिडिल ईस्ट में जो यहाँ पे हम लोग जो राजनीति देख रहे हैं वो एक राजनीति है, हम देख रहे हैं वो ऑयल के लिए है, वो पावर के लिए है, वो सत्ता के लिए है। तो ये और एक है बहुत ही पावरफुल आर्म्स लॉबी जिनको फायदा मिलता है अगर दोनों साइड एक पूरे वक्त एक वॉर टाइप की स्थिति में रहें, तो वो आर्म लॉबी जो है बहुत ही पावरफुल, उनको फायदा मिलता है। देखिए फायदा ना अमेरिका को मिल रहा है, कॉमन सिटीजनरी को, आप नागरिकों को अगर युद्ध से, ना आप लेबनान को देख लीजिए जो अभी जो हालात हैं, ना ईरान को कोई फायदा मिल रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं किसको फायदा मिल रहा है। फायदा मिल रहा है कैपिटलिस्ट, क्योंकि इजराइल अभी आप देख लीजिए एक लैंड था जो अनऑक्यूपाइड था, आप देखिए ये एक आ गया, स्टैग्नेशन पॉइंट आ गया। तो अभी इजराइल जो है क्या देख रही है, वो देख रही है पैलेस्टीन को। तभी ये ऑक्यूपेशन का ये जो चल रहा है सिलसिला, वो कोई ना कोई विषय मिल जाता है, वॉर का, मिसाइल छोड़ने का, वॉर करने का। तो अभी हमने देखे बहुत एक्स्ट्रा जुडिशियल स्किलिंग हुई है। अभी हम लोग
नसरल्ला का जो किलिंग हुई है, तो वो आप बहुत लोग यहाँ पे सोशल मीडिया में कह रहे हैं जो ये बताया गया है वो उग्रवादी थे, ये थे, वो थे। लेकिन अगर हम इतिहास में अगर जाएं तो अगर आप देखें कि नसरल्ला का जो स्टैंड है वो इजराइल के साथ बहुत शुरू से था कि आप जो हैं विड्रॉ कर लीजिए लेबनान से। 2000 में एक किस्सा हुआ, फिर इजराइल जो है हिजबुल्लाह को हरा नहीं सकी 2006 में। फिर जो आदमी जो इजराइल से झुका नहीं, उसको अभी 2024 में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुआ। तो आप देख लीजिए, आप बेधड़क हॉस्पिटलों पे अटैक करेंगे, स्कूलों पे अटैक करेंगे, और कितने लोग आप देख लीजिए, मिलियंस ऑफ पीपल हैव डाइड। आप ये पूरा गाजा स्ट्रिप देख लीजिए, पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए। पहले तो ये लैंड पैलेस्टीनियों का था ना, बाद में आके ये ऑक्यूपाई हुआ। तो उस पे ये बहस चलती जाएगी, लेकिन ये है कि जाने जा रही है मासूमों की, बच्चों की, महिलाओं की, स्कूलों पे हो रहा है, अस्पतालों पे अटैक हो रहा है। तो एक माहौल बन रहा है। जैसे आप देख लीजिए, अभी फिलहाल यमन भी इसमें शामिल हो गए हैं, ठीक है। यूएस नाटो भी अभी हेल्प करेगी इजराइल की, ये सुनने में आया है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक तरफ है सुन्नी सऊदी अरेबिया और एक तरफ है शिया जो यहाँ पे ईरान है। तो यहाँ पे रशिया पूरा सपोर्ट जो है पा रही है चाइना से, नॉर्थ कोरिया से, और ईरान और सीरिया की जो बैकिंग है रशिया से, उनकी ईरान और सीरिया की बैकिंग है। तो अगर जो मामला इतना गंभीर हो जाएगा कि विश्व युद्ध में हो जाएगा, तो ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। इकोनॉमी डाउन हो रही है, ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगी, बाकी आप देख लीजिए ट्रेड कॉमर्स भी सफ़र करेगी। तो ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो है फ़ायदा किसी को नहीं होगा। अभी यूएस के इलेक्शन नवंबर में डिक्लेयर हो जाएंगे, तो लोग कह रहे हैं कि अगर कमला हैरिस जी आएंगी सत्ता में तो वो डेफिनेटली युद्ध में जाएंगी, क्योंकि वो उनको प्रूव करना होगा कि वो महिला हैं और वो कमज़ोर नहीं है, तो वो एक साइड लेंगी। तो ये भी सोशल मीडिया में बहुत चर्चा हो रही है कि ज़्यादातर आप देख लीजिए, जब जनता किसी को कमज़ोर प्रेसिडेंट मानती है तो उनका एक बन जाता है एक ओनस कि दिखाना है कि हम कमज़ोर नहीं है, हम लोग युद्ध का सामना कर सकते हैं और हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो लोग अभी सोशल मीडिया में घबरा रहे हैं कि कमला हैरिस अगर बन जाएंगी प्रेसिडेंट तो डेफिनेटली युद्ध होगा ही होगा। तो अभी ये मामला बहुत गंभीर हो रहा है, और इंडिया भी इसमें, इंडिया आप देख लीजिए मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं उससे बहुत करीब है, और सऊदी अरेबिया से भी अच्छा उनका एक संबंध रहा है, लेकिन साइड तो लेना ही होगा। जैसे अभी इंडिया ने एक क्लियर स्टैंड लिया है, वो यूक्रेन के साथ है। तो अभी रशिया, चाइना, ईरान अगर एक साथ हो गए और नॉर्थ कोरिया एक साइड हो गए तो एक तरफ एक लॉबी बन जाएगी। और आप देख लीजिए सऊदी अरेबिया, यूएस और नाटो का हमेशा उन्हें मदद की है, सहयोग दिया है। तो सऊदी अरेबिया क्योंकि सुन्नी है और यूएई भी सुन्नी है, वो लोग जो है अमेरिका की तरफ ज़्यादा एक तरफदारी करते हैं। तो ये एक माहौल तो बन रहा है युद्ध का, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे डिप्लोमैट्स, जो जितने भी बाकी जो नेताएं हैं, डिप्लोमैट्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, अवॉइड करें, क्योंकि दोनों के पास एन बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो एकदम पूरे विश्व को एकदम तबाह कर सकता है। जी, शायरा जी ने हमारे उस कंसर्न को थोड़ा और आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इंडिया और यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है करीबन 30 वर्ष में प्रवेश कर चुका है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो दुनिया में एक बहुत बड़ी पावरफुल एक लॉबी है, इसको हम लोग आर्म्स लॉबी कहते हैं, उनको अपना हथियार बेचना है। तो आज जो भी होता है उसमें मासूम की जानी जाती है। उन्होंने कहा इजराइल ने जो अटैक किया वो उसमें कम्प्लीटली सब स्कूल पर, हॉस्पिटल्स पर किया, जिस ढंग से लोग मारे गए वहाँ पर। और उन्होंने बताया कि मुसलमानों में सुन्नी सिया का अलग जो उन्होंने डेफिनेशन बताया उनका किया उन्होंने, और बताया कि आज अमेरिका का इलेक्शन में अगर 5 नवंबर को जो इलेक्शन होता है उसमें अगर कमला हैरिस जीत जाती है तो एक
अपने को ये दिखाने के लिए भाई महिला हूँ मैं, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ, मैं युद्ध कर सकती, तो उसमें हो सकता है कि उस वक्त वो उसके लिए करे। हालांकि वहाँ पर उसकी पार्टी में सारे लोग में नहीं लगता कि कुछ ऐसा सपोर्ट करेंगे उनको, जो भी है। तो ये एक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि पूरा का पूरा मामला जो है एकदम न्यूक्लियर वार पे जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि सब उनको मालूम है कि अब कोई दूसरे पर जीत नहीं सकता वो, कि आप ये करके इजराइल को जीत लेंगे या ईरान जीत ले, ऐसा नहीं है। अब तो न्यूक्लियर वार का मतलब ख़त्म, तबाह, सब खत्म हो जाएंगे। भले ही एक बार एक दिन के लिए हम उसको जीत लें, हार लें, लेकिन वो तबाह हो जाएंगे। इसलिए जैसा कि आपने बताया कि लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा होगा। लेकिन आपने जो बताया इंडिया का झुकाव वास्तव में यूक्रेन की तरफ हुआ है क्या, डू यू थिंक? ये बहुत ओपनली नहीं हुआ है, सपोर्ट नहीं, ऐसे नहीं हुआ, लेकिन रशिया के साथ भी हम लोग हैं, ओपनली सपोर्ट तो किया है, मतलब पूरा कि हम लोग यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। ये बहुत यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स इस तरह का ऐलान किए हैं और स्टेटमेंट्स दिए हैं। नहीं, हमारे पीएम तो दोनों जगह जाके आए हैं, अभी दोनों जगह जाके आए, लेकिन झुकाव अभी फिलहाल यूक्रेन की तरफ ही थोड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मानने को आ रहा है कि रशिया चाइना के साथ है। अच्छा। और रशिया जो है रशिया जो है ईरान का सपोर्ट करेगी। हाँ। तो उसमें लेबनान आ जाएगा, सीरिया आ जाएगा, पैलेस्टीन आ जाएगा, तो एक पूरा एक अलग वो लॉबी बन जाएगा। चलिए हम लोग उसको और मामले आगे बढ़ाते हैं। हम कुछ अन्य बिंदुओं पर बातचीत करते हैं, हमारे चारों प्रतिभागियों ने भाई कुछ अन्य बिंदुओं पर बातचीत करते हैं। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं विश्व युद्ध का खतरा, और अभी ब्रेक में जाने के पहले शायरा शाह हलीम और उनके पहले डॉक्टर ललित कुमार झा ने इस समस्या के बारे में कई बातें बताई। हमारे चारों प्रतिभागियों ने बताया और सबने एक नोट ऑफ ये दिया, होप के दिया कि शायद हो सकता है वर्ल्ड वार न हो। लेकिन वर्ल्ड वार न भी हुआ तो ये इतना, आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा, 2-3 साल होने जा रहे हैं। ये लंबा युद्ध चल गया तो नुकसान तो होगा ही हमारा, भले ही तबाह नहीं हो, ख़त्म नहीं हो दुनिया, लेकिन हमारा नुकसान तो जो मानवता का नुकसान, खासकर जो डेवलपिंग नेशन हमारे जैसे देशों का नुकसान तो हो गई। आइए हम नम्रता कोठारी से बात करें। कोठारी जी, अब बताइए इसमें एक तो इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या स्टैंड होना चाहिए? इंडिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, बहुत एक डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा, एक सेकुलर कंट्री हमारा। बहुत संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे, What should India take stand in this crisis? इंडिया आज एक ग्लोबल पावर के तरह उभर के आ रहा है, तो डेफिनेटली जो ग्लोबल पावर के रूप में जो देश उभर के आ रहा है उसका स्टैंड पहला ही होना चाहिए पीस एंड हार्मनी। किस तरह कोई भी देश में अगर कहीं युद्ध हो रहा हो या कन्फ्लिक्ट हो रहा हो या वॉर लाइक सिचुएशन हो, वहाँ पर कैसे शांति स्थापित किया जाए। ये हमारी हिस्ट्री भी, परंपरा भी रही है कि हम लोग हर वक्त शांति और हार्मनी से काम को निपटाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इंडिया का स्टैंड भी यही होना चाहिए, किस तरह इजराइल ईरान के वॉर को पीसफुली सेटल किया जा सके, कन्फ्लिक्ट को सेटल किया। अदरवाइज जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में जो दिक्कतें आएंगी या जो हम बोल सकते हैं जो क्षति होगी वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि माइग्रेशन प्रॉब्लम, रेफ्यूजीज प्रॉब्लम, बच्चे लोग इतने अपाहिज हो गए हैं इस बॉम्बार्डिंग के चलते, कितने जन डिस्प्लेस्ड हो गए, घर से सब बिछड़ गए हैं। तो ये चीज़ एक अगर हम लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में देखें, ये कदाचित उचित नहीं है किसी भी देश के लिए। तो इसीलिए मेरा यही राय है कि इसको पीसफुली किस तरह सेटल किया जाए इस कॉन्फ्लिक्ट को, वो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। संतन जी, आप तो पुराने पत्रकार हैं, आपको पुराना तजुर्बा है। इसके पहले भी कई बार ऐसी वार लाइक सिचुएशन पैदा हुई थी, उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त कैसे वो वार ख़त्म हुई थी? नेवर जी, जो भारत है ये गुट निरपेक्ष देशों का अगुआ रहा है और ये इस नीति के निर्धारक पंडित नेहरू थे। और नेहरू जी की बात पूरी दुनिया में, चाहे वो सोवियत ब्लॉक हो या अमेरिकन ब्लॉक हो, बहुत गंभीरता से सुनी जाती थी। आज वो परिस्थिति नहीं है, वो स्थिति मोदी की नहीं है। और सच पूछिए
तो सबसे बड़ा जो खतरा है कि क्या इस्राइल जो है वो ईरान के परमाणु संयंत्रों के पे क्या वो हमला कर सकता है? यदि करता है तो बहुत ही विस्फोटक परिस्थिति होगी। तो यहाँ पे यही हम लोगों को देखना है, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत ही सार्थक भूमिका होनी चाहिए और एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए ताकि किसी भी कीमत पे शांति स्थापित हो। टेढ़ी खीर है पर कोशिश तो की जानी चाहिए, कदम तो उठाए जाने चाहिए। आइए इस पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं विश्व युद्ध का खतरा, और अभी ब्रेक में जाने के पहले डॉक्टर श्री संतन पांडे जी और उसके पहले नर्मदा कोठारी जी ने भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसे विश्व युद्ध का खतरा टाला जा सकता है, इस पर एक दो बातें कही उन्होंने। आइए फिर बात करते हैं डॉक्टर ललित कुमार झा से। ललित कुमार जी, ये बताइए कि आज जैसे भारत का जो इंटरेस्ट है वो किसके साथ हमारा इंटरेस्ट है? आज इजराइल एंटी मुस्लिम कंट्री हो सकता है, लेकिन मुस्लिम कंट्री के साथ भी हम लोग अच्छे रिलेशन रहे हैं, पुराने रिलेशन तो बहुत अच्छे रहे हैं। तो क्या इसमें भारत की और यूनाइटेड नेशन क्यों चुप है इस मामले में? सर, ऐसा है कि मुझे तो लगता है कि यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ी फेल्योर संस्था है। इसने दुनिया में आज तक कभी भी किसी युद्ध को रोका हो ऐसा नहीं दिखा। अब आते हैं भारत के हित पर। भारत और आज की दुनिया में औद्योगिक रूप से जो देश बड़े हैं उनका महत्व है। और भारत रिसेंटली अगर कहा जाए तो लगभग जिस तरह से गणना होती है दिखाई जाती है, उसमें आज लगभग 144 करोड़ के आसपास भारत की आबादी है। जाहिर है कि बड़ा बाजार है। एक चीज और हमें देखना चाहिए कि 1992 में 20 करोड़ लगभग जो है 20 करोड़ डॉलर के आसपास भारत और इजराइल का बिजनेस था, जो आज 11 अरब डॉलर के आसपास है। यानी हमारे व्यापारिक हित इजराइल के साथ हैं। हीरे, डीजल, विमानन, टरबाइन, ईंधन, रडार, उपकरण, चावल, गेहूं, ये जो तमाम सारी चीजें हैं हम इजराइल से लेते हैं और इजराइल जो है इजराइल को देते हैं। और इजराइल भारत को अंतरिक्ष उपकरण, पोटेशियम क्लोराइड, मैकेनिकल अप्लायंस, प्रिंटेड सर्किट आदि देता है। तो हमारा व्यापार बड़ा है। अगर हम ईरान के साथ अपने संबंध को देखें तो भारत ईरान को कृषि वस्तुओं का आयात करता है। अल्कोहल, पेट्रोलियम, खजूर, बादाम, तेल, ये तमाम सारी चीजें हम जो है ईरान से लेते हैं। हमारे व्यापारिक हित ईरान के साथ भी हैं, हमारे व्यापारिक हित इजराइल के साथ भी है। तो भारत अगर पॉलिसी के स्तर पर देखें तो भारत ने पैलेस्टाइनियन काउज को हमेशा समर्थन किया, लेकिन अभी भी वो कह रहा है कि हम पैलेस्टाइनियन काउज का समर्थन कर रहे हैं और ये जो तमाम सारी चीजें हैं ये बातचीत के द्वारा सुलझाई जानी चाहिए, जो भी मसले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा इधर अगर मैडम कह रही थी सायरा जी कि यूक्रेन को हम समर्थन कर रहे हैं। अगर हम यूक्रेन को समर्थन कर रहे हैं तो हम रूस से तेल भी ले रहे हैं। पूरी दुनिया जिस समय रूस को बैन कर रही थी उस समय पूरी दुनिया से लड़के हमने रूस से तेल का आयात शुरू किया। तो हम एक तरह से जो है उसे आर्थिक रूप से पंग नहीं बनाना चाहते, उसे किसी तरह पैसा पहुंचाना चाहते हैं। तो हम रूस का भी समर्थन कर रहे हैं, हम यूक्रेन का भी समर्थन कर रहे हैं, हम इजराइल का भी समर्थन कर रहे हैं, हम फिलिस्तीन का भी समर्थन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई युद्ध लड़े। अब शायरा जी आप सम अप कैसे करेंगे, ये उन्होंने बताया जी झा जी ने। तो हमारे तो पुतिन से भी अच्छे रिलेशन है, व्यक्तिगत संबंध तो बहुत अच्छे हैं, कई बार बोल चुके हैं प्रधानमंत्री के बारे में। और उधर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं
अगर कमला हैरिस बनती तो इंडियन ओरिजिन की हैं, और लेकिन हमारे जो दूसरे जो हैं कैंडिडेट, क्या नाम उसका, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो उनकी अपनी दोस्ती रही है अमेरिका के इंडिया प्राइम मिनिस्टर के साथ में। देखिए, समझदारी तो यही होगी कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, नॉन अलाइंड नेशंस है, उसी में इंडिया ज़्यादा ध्यान ले, क्योंकि समझदारी यही है कि सारे नेशंस के साथ अच्छे संबंध बनाना, किसी को शत्रु नहीं बनाना, उसी में समझदारी है। और मैं ये मानती हूँ कि यूएन भी एक तरफ से हम लोगों की बहुत आशा थी कि यूएन इंटरवीन करेगा, लेकिन आप देख लीजिए ना वो इंटरवीन कर सके। यहाँ पे जो एक सेशन तक नहीं बुलाया उसने, कश्मीर का मामला हल नहीं हुआ कितने सालों से। अब देख लीजिए अरब इजराइल का मामला नहीं हल हुआ, यहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, मतलब आप देख लीजिए गाजा में, पैलेस्टीन में, उसमें कोई वो नहीं हुआ। इंट्रूशन पे इंट्रूशन हो रहा है इजराइल का, लेकिन इजराइल को कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं समझ रही हूँ कि अभी सिविल सोसाइटी को ज्यादा एक्टिव करना होगा। हम देख लें जैसे अभी सिविल सोसाइटी अगर चाहे रोड पर अगर आ सकती है और एकदम चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, उनको भी हिला सकती है अगर सिविल सोसाइटी आगे देखा हम लोगों ने, और हमने देखा है इतना बड़ा सस्टेन मूवमेंट। मतलब कलकत्ते में लोग 30, 35, 40 साल में इस तरह के सस्टेन मूवमेंट नहीं देखे होंगे। जो शिक्षित लोग, डॉक्टरों का यहाँ पे जो प्रदर्शन रहा है, नर्सों का प्रदर्शन रहा है, वो एक बिना बैनर के, बिना झंडे के, बिना बैनर के। तो अभी देखिए जब यूएन फेल हो गई है और जो गवर्नमेंट्स जो है एक स्ट्रिक्ट साइड नहीं लेना चाह रही हैं, जैसे आप कह रहे हैं भारत रशिया के साथ भी जाना चाह रहा है, यूक्रेन के साथ भी जाना चाह रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ भी जाना चाह रहा है, और पैलेस्टीन के साथ भी खड़ा है, इजराइल की तरफ भी खड़ा है। लेकिन जब विश्व युद्ध होता है तो देशों में बंटवारा हो जाता है कि आप किस साइड हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर हमें एक नॉन अलाइनमेंट की तरफ ज्यादा एक जोर देना चाहिए, और सिविल सोसाइटी एक पूछता है नॉन अलाइंड, जब जैसे संतर पढ़ेगा, एक टाइम एक पूरे वर्ल्ड में एक नॉन अलाइंड एक पावर था जी। आज वो नॉन अलाइंड कंट्री भी कहाँ है, पावर छोड़िए है भी कहाँ, रिकॉग्निशन कहाँ है। देखिए पिछले साल मैं एक नैम का कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी बाकू में, मैं इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव थी, तो मैंने एक जिक्र किया था कि इंडिपेंडेंस के टाइम से लेके अब तक जो महिलाएं जो हैं, जो लीडर्स हैं, उनने क्या क्या योगदान दिया है भारत की तरफ। तो मुझे ये लग रहा था कि जो फॉर द नेम सेक है, एक भाई हम एक नैम के एक मेम्बरान है, लेकिन कुछ इस तरह का हिस्सेदार या कुछ कंट्रीब्यूशन या कुछ वो देखा नहीं है। तो आई फील कि ये जो मूवमेंट है, ये जो नॉन अलाइन जो मुल्क हैं, जो कंट्रीज हैं, उनको और मजबूत करना चाहिए कि हम ना तो भाई इस साइड है ना उस साइड है, एंड वी आर एंटी वॉर। एक स्टैंड लेना चाहिए कि आप अपना लड़ते रहो भैया, हमें अपने देश को बचाना है, हमें अपने मुल्क को बचाना है, हमें अपने रिसोर्सेज, अपने बच्चों का ये फ्यूचर का आगे का देखना है। तो ये इसको ज़्यादा गंभीरता से लेना होगा, मुझे ये लगता है। विश्व युद्ध का खतरा, इस विषय पर हमने बातचीत की। अभी जो विश्व युद्ध का खतरा लग रहा है उसके सभी पहलुओं पर बातचीत की, कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कहाँ है, भारत का स्टैंड कहाँ है। भारत की जो नीति रही है वो है युद्ध के खिलाफ, कभी भी उसने वार का सपोर्ट नहीं किया। इजराइल का अपनी बहुत बड़ी भूमिका है, उसने बहुत बड़ा काम किया, इजराइल ने आज बहुत ताकत बनी, लेकिन उसकी जो अभी एक आक्रामकता है वो भी चिंता का विषय है। जो दूसरी बात है, जो दूसरी साइड में है वो जो बाकी ईरान वगैरह कंट्री हैं, वो हमारी मित्रता भी रही है, उनके साथ हमारे संबंध भी रहे हैं, इसलिए भारत चाहता है। लेकिन जैसा मैंने प्रश्न किया, जो हमारे नॉन अलाइंड कंट्री है तो बिखरे हुए कंट्री हैं। एक पावर बोल के जो कंट्री था आज से 40-50 साल पहले, एक पावर था, न्यूक्लियर पावर था, जिसकी बात सुनी जाती थी और उसमें बड़े बड़े लीडर्स थे। आज कोई लीडर नहीं है ऐसा, कोई नेता ही नहीं, कोई पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। नेहरू जी पर्सनैलिटी उस वक्त एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इसमें इंडिया, चाइना जैसे कंट्री हैं, इनको थोड़ी बातचीत करके, कुछ इनको आपस में बातचीत करके करनी चाहिए, इसमें एक भूमिका निभानी चाहिए इसके अंदर में। ये हमारा एक अपना सुझाव है। बहरहाल ये अंतर्राष्ट्रीय विषय है, इस मामले में कोई अधिकृत हम नहीं कुछ कह सकते। विश्व युद्ध का खतरा विषय पर हमने बातचीत की, उसके विभिन्न पहलुओं बातचीत की। हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर नम्रता कोठारी के,
श्री संतन पांडे जी के, डॉक्टर ललित कुमार झा और शायरा शाह अलीम के, जिन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय बहुत अच्छे विषय पर, बहुत अहम विषय पर, आज के सबसे गर्म विषय पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी, उनको विश्लेषण किया। हमारे दर्शक भी इस मामले में अगर कोई राय रखते हो तो हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरनी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता नोट कर लीजिए, response@tazatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।